अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज नॉर्मलाइजेशन के 4th लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन की फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को आज प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया था जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत सारे जो कन्फ्यूजन हैं थी, जिससे कि अनोमलीज़ के बारे में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि सर हमें अनोमलीज़ के बारे में पहले बता दें, रिड्यूडेंसी क्या होती है। ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर वॉच नहीं किया तो काइंडली आप लोग वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को वॉच कीजिएगा। देन हम लोग आज नॉर्मलाइजेशन के जो है वो 4th लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमने आज डिस्कस करना है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि जब आप फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम को स्केच करने लगा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं। देखिए हम लोग जब किसी भी एंटिटी रिलेशन डायग्राम से या किसी भी मॉडल से जब हम किसी भी रिलेशन की डेरिवेशन करते हैं, मींस के रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो रिमेंबर डैट कि जो रिलेशन होता है ये रिलेशन किस फॉर्म में होता है, यूएनएफ फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये होता है पैदा यहाँ पे कि ये यूएनएफ क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, मींस के जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट अनोमलीज फेस करें, उसे हम लोग कहते हैं दिस इज़ द यूएनएफ फॉर्म। ये भी समझ लें जिसके अंदर जो आप लोगों के सिस्टम में रिड्यूडेंसी मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग यूएनएफ फॉर्म कहते हैं, अननॉर्मल फॉर्म ऑफ टेबल या रिलेशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग किसी भी यूएनएफ फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं, मीन्स आई वांट टू मूव टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाना चाहता हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आप लोगों को चंद बातों को अपने माइंड में रखना है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में सारी डिटेल बताना शुरू कर दूं, मैं कुछ बातें आपको इससे पहले समझा देना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो चंद बातें आपने माइंड में रखनी है, आपने याद रखना है कि वाइल नॉर्मलाइजेशन मींस कि आप जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे तो कुछ बातें कभी भी नहीं होंगी। नंबर 1, आप लोगों की सिस्टम में फंक्शनल डिपेंडेंसी इंश्योर रहे, मीन्स कि कहीं पे लॉस ना हो। आपके जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं आपके की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेड होने चाहिए, कि जैसे ही आप लोग की वैल्यू को पास करो तो डाटा डिफरेंट टेबल से रिट्रीव होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाए। नंबर 2 हम इसको इसको सिंपल हम एफडी भी कहते हैं। मैं अक्सर औकात मेरी आदत है कि मैं इसे एफडी भी कहता हूँ, इसको सिंगल लाइन से भी शो किया था, दिस इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके बाद बेटा सेकंड थिंग ये पता है आप लोगों को, जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं किसी भी टेबल की तो वाइल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुड बी ब्रेक इनटू नंबर ऑफ टेबल्स, मींस कि अगर आपके पास आर आपका एक टेबल है, दैट विल बी ब्रेक इनटू R1 R2 R3 और अप टू Rn। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग किसी भी R को नॉर्मलाइजेशन के लिए आप डिकम्पोज करते हैं उस डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स में, जब इन पर आप लोग इंटरसेक्शन अप्लाई करें, मींस कि आप ये याद रखें फार्मूला कि आप जब किसी भी R को ब्रेक करते हो और आप जब R पर इंटरसेक्शन अप्लाई करो अप टू Rn, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये R
इनके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो टेबल है प्रॉपरली नॉर्मल नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को 100% इंश्योर्ड करना होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। याद रखें कि डेटाबेस सिस्टम बेसिकली सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स से निकाली गई हुई है, तो इसीलिए इसके अंदर इस तरह की जो हम थीरीज़ हैं वो अप्लाई करके टेबल को नॉर्मल करते हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल आर है, जब मैं इस पर क्वेरी अप्लाई करूं तो जब ये सब को कंबाइन करूं तो मेरे पास नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जनरेट, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जनरेट ना हो, एज वेल एज नो एट्रीब्यूट डिलीट, ना तो कोई नया एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स जनरेट होगा और ना ही कोई दूसरा जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है वो डिलीट होगा। जब ये दोनों काम नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी डिकम्पोजिशन हो जाए, आपका टेबल जब इनके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई किया जाए, इनको एडअप किया जाए, तो आपका आर जोन्स है वो रिटर्न आना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जब तक आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी उस वक्त तक आप नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर सकते। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। इसी तरह ग्रेजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी नॉर्मलाइजेशन की जितनी फॉर्म्स हैं वो एग्जांपल्स के साथ कराऊँ। उसके बाद मैं फिर जनरल एग्जांपल्स होल एक हम टेबल को रिलेशन को पकड़ेंगे और उसके ऊपर तमाम नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक पॉसिबल होंगी वो अप्लाई करेंगे। ये है बेटा आप लोगों का बेसिक्स कि नॉर्मलाइजेशन के दौरान फंक्शनल डिपेंडेंसी इंश्योर्ड रहेगी और आपका जो आर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 R3 ऑनवर्ड आपके तमाम एट्रीब्यूट्स को जब इंटरसेक्शन अप्लाई किया जाएगा तो आपका आर रिटर्न आएगा। मींस के नो एट्रीब्यूट जनरेट एंड नो एट्रीब्यूट इज डिलीटेड वाइल नॉर्मलाइजेशन। अब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ हम चलते हैं। जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ में अब देखें, मैं आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझाने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट NF भी कहते हैं इसको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं इसको। देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने कुछ बातों को माइंड में रखना है। हम लोग इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिमूव रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट, हम रिपीटिंग ग्रुप को क्या करेंगे बेटा, रिमूव करेंगे। पहली बात इंश्योर एटॉमिक वैल्यू, हाँ हम लोग एटॉमिक वैल्यूज को इंश्योर करेंगे। कैसे करेंगे, बाय इंटरसेक्शन ऑफ attribute which consisting repeating ग्रुप, हम इसको रिमूव कर देंगे। हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे उन एट्रीब्यूट्स को कि जिनके अंदर रिपीटिंग ग्रुप अवेलेबल होंगे और देन रिमूव फ्रॉम पेरेंट टेबल और रिलेशन। एंड
fill with appropriate data. Ensure functional dependency and R is equal to R1 intersection R2 सोन Rn. ये है बेसिक्स फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अब स्टूडेंट्स जो हम बात करने जा रहे हैं, याद रखें ये आपका आज का लेक्चर नंबर 4 है. अब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को करके दिखाता हूँ कि जो बातें लिखी हैं ये कैसे होंगी. ये देखें अब आप लोग, यू जस्ट कंसीडर कि मेरे पास एक टेबल है, इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट. स्टूडेंट का एक रिलेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आ गया स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर आ जाता है स्टूडेंट नेम, फिर आ जाती है उसकी क्लास, फिर उसके आ जाता है फ़ोन नंबर्स. ये आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल फॉर द नॉर्मलाइजेशन. चलें आप इसके साथ ऐसा भी करें कि उनका एड्रेस भी कॉल कर लें. यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का एड्रेस भी कॉल कर देते हैं. ठीक है. अब आप लोगों ने क्या करना है जी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाटा भी तो एंटर करना है ना स्टूडेंट्स. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सैम्पल डाटा ही रख देते हैं. उससे ये होगा कि आपको बात को समझाने में और समझने में, मुझे समझाने में और समझने में भी आसानी होगी. ये देखें मैं थोड़ा सा इसको इतना इवन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि आपने वर्किंग कैसे करनी है यूनिवर्सिटी के पेपर्स में. कोई भी क्लास हो, चाहे वो BCS है, चाहे BSc है, चाहे MSc है, MCS है, इन सब के अंदर ये आप लोगों ने पढ़ना होता है. अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखता हूँ 901. स्टूडेंट का नाम रख देते हैं जी मोहम्मद जहांजेब खान जी. क्लास उसकी क्या है जी, BSc है. अब उसके पास 2 नंबर्स हैं, 042 भी है, 0333 भी है. आगे वो लाहौर का रहायशी है. इसी तरह 902 जोन सा है, उसका नाम मोहम्मद आसिफ है और वो भी BSc का स्टूडेंट है और उसके पास सिर्फ एक ही नंबर है. इसी तरह 903 कमर एहसानुल हक है, वो भी BSc के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास भी एक सिंगल नंबर है और कंसीडर करके वो भी लाहौर के रहायशी. इसी तरह 904 एंटर कर देते हैं, उसमें हम लोग कर देते हैं शहनाज, वो भी BSc की स्टूडेंट है. उनके पास जो से हैं वो 0301 भी है और 03333 भी है. इसके मतलब उनके पास भी 2 नंबर हैं. अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैनेज करना ही तो काम रखता है सारा, कि ये रिपीटिंग ग्रुप जोन से ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं. हमने इसको ओरिजिनल टेबल से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है. मैंने आपको पहले बात समझा दी, मैं साथ अपने नोट्स को भी कनेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ ताकि मेरी बात आपको समझ आ जाए. ये देखें, आप प्रीवियस को देखें, यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप. ओके, हमारा पहला स्टेप क्या है, रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना और एटॉमिक वैल्यू को इंश्योर करना. अब इसको देखेंगे आप लोग, ये कैसे करेंगे आप लोग. अब गौर करें, जहाँ जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड कलर से. ये देखें, दिस इज कंसिस्टिंग द रिपीटिंग ग्रुप, दीज आर द अब जो बच्चा डेफिनेशन देखना चाहता है उसको लेक्चर नंबर 1 में इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, 1 और 2 में इनकी डेफिनेशंस हैं. जो बच्चा वहाँ देखना चाहता है जब उसे पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी मेरी.
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है जी, हमने इंटरसेक्शन करते हुए क्या करना है जी, इन रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना। अब देखिए मैं इंटरसेक्शन के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप था, याद रखें सिंगल कॉलम कभी भी डिवाइड नहीं होता। आप लोग क्या करेंगे, अपने कंप्लीट कॉलम्स को डिवाइड कर देंगे और हर वैल्यू को सिंगल करने की कोशिश करने के लिए आप ये काम सारा कर रहे हैं कि आप एवरी सेल शुड बी कंसिस्टिंग द सिंगल वैल्यू। अब ये गौर करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये गौर करें, रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है बाय इंटरसेक्शन करना है एट्रीब्यूट को जो रिपीटिंग ग्रुप रखते हैं, और फिल करना है उसको अप्रोप्रिएट डाटा के साथ, और उसको वहाँ से रिमूव करके एक नए टेबल के अंदर हम लोग उसको रखेंगे। कैसे करेंगे ये काम, अब हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए पहला काम मैंने क्या किया, रिपीटिंग ग्रुप जोन से थे उनको इंटरसेक्शन करके मैंने वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ मेरे पास आ गई। अब गौर करें, अब फिल विद द अप्रोप्रिएट डाटा, यहाँ भी 901 आएगा। दिस इज़ द अप्रोप्रिएट डाटा। जहांजेब खान, क्लास डेफिनेटली BSc और लाहौर है, याद रखें दिस वन इज़ द आइडेंटिफायर। इसी तरह 904 यहाँ रिपीट हो जाएगा, शहनाज BSc और लाहौर। अब गौर करें जो ब्लैक कलर का है इसका मतलब इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप था जिसको मैंने इंटरसेक्शन किया। अब यहाँ तक बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं, बहुत सारे जो थिंकर्स ये कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, मगर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। बिकॉज ऑफ इट कि आप यहाँ पे इसको गौर से देखें, अगर ये मेरी प्राइमरी की है तो प्राइमरी की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस एट्रीब्यूट को टेबल से रिमूव करूंगा, विच कंसिस्टिंग द रिपीटिंग ग्रुप। जो रिपीटिंग ग्रुप पे कंसिस्ट कर रहा है मैं उसको सिस्टम से क्या करूंगा स्टूडेंट्स, रिमूव करूंगा, और उसको न्यू टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, जो है वो डाटा को फिल करूंगा। और याद रखें बेटा कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी रिपीटेड नहीं होती। और याद रखें मैं आपको इस बात को भी इंश्योर करूंगा कि R इज इक्वल टू R1 R2 इंटरसेक्शन R3 एंड ऑनवर्ड Rn। ये भी मैंने आपको इंश्योर करना है यहाँ पे। दिस इज द इंटरसेक्शन एंड एवरी सेल्स कंसिस्टिंग द सिंगल वैल्यू। अब मैंने इसको कैसे हैंडल करना है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में 100% हो जाए। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे, अब मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, अब जिसके अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की क्लास और उनका एड्रेस। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने जो फ़ोन वाला एट्रीब्यूट था वो वहाँ से रिमूव करूँगा और न्यू टेबल में रखूँगा। फिलहाल इसको मैनेज करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहते हैं 901, ये 901 कौन था जी, मोहम्मद जहांजेब खान BSc लाहौर। इसी तरह 902 में मोहम्मद आसिफ, क्लास BSc, ये भी लाहौर। 903 कमर एहसानुल हक, ये जगह ना होने की वजह में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी क्या आएगा, लाहौर। 904 शहनाज BSc और लाहौर। अब मैं थोड़ा सा इसको एक डेकोरम दे दूं टेबल का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आएगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया। बेटा ये बेसिकली टेबल ही होता है, थोड़ा सा इसको मैं अब अरेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपके सामने हर वर्क आपके सामने कर रहा हूँ, कोई भी थिंग आपसे हिडन नहीं है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। याद रखें कि आपने जब भी नॉर्मलाइजेशन बनानी होती तो नॉर्मलाइजेशन के इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को, मींस के दरमियान में जो भी रिज़ल्ट आएगा आप उसे जो है वो अपने एग्ज़ामिनर को दिखाओगे कि ये मेरा इंटरमीडिएट रिज़ल्ट था।
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, फिर आप वहाँ से पेरेंट टेबल को पकड़ोगे, फिर उसको डीकम्पोज करोगे। इस तरह करते करते आपका जो टेबल है वो 100% नॉर्मल हो जाता है। बेटा ये तो मेरा बन गया वो मेन टेबल जिसका नेम क्या था, स्टूडेंट था। दिस इज़ योर फर्स्ट टेबल। अब गौर करिए, ये आपका टेबल आ गया, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। नाउ दिस वन इज़ द इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा जी, जो मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट रिमूव किया था वो था रोल नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ़ोन नंबर आ जाएगा। अब गौर करें, अगर आपको याद है तो 901 जहाँ ज़ेब के 2 नंबर थे, 042 भी था और 0333 भी था। 902 का एक ही नंबर था, वो 042 था। 903 का भी एक ही नंबर था, वो 0333 में था। 904 के 2 नंबर्स थे जो कि 0301 में था। 904 का नंबर जो है वो 0333 में भी था। ये 901। अब गौर करें बेटा, यहाँ पे आप एक छोटा सा टेबल डिफ़ाइन कर दिया है मैंने, और अब ये बात समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने यहाँ पे इन्हें अलहदा क्यों किया है। मैंने इसको इसलिए अलहदा किया है क्योंकि ये मेरी प्राइमरी की को डिस्टर्ब कर रहा था और डुप्लीकेशन अलाउ कर रहा था, इसीलिए मैंने इसको दूसरे टेबल के अंदर स्विच किया। मींस कि मैंने आर टेबल को R1 और R2 के अंदर डिकम्पोज कर दिया। अब इस टेबल का मैं नेम रख देता हूँ फ़ोन। अब गौर करें, दिस वन इज़ माई प्राइमरी की। ये मेरी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की। दिस वन इज़ माई प्राइमरी की। देखिए मैंने कुछ बातें आपसे शुरू में की थी। नंबर 1, रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है। रिमूव, वो तो हो गया। नंबर 2, एटॉमिक वैल्यू, एवरी सेल कंसिस्टिंग द सिंगल वैल्यू, ये भी हो गया। अब यहाँ पे लफ्ज़ है FD प्रिजर्व रहेगा। अब FD क्या होता है, मींस कि अगर मैं स्टूडेंट का यहाँ से रोल नंबर पास करूँ, अगर मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। अगर ये टेबल नॉर्मल हो चुके हैं मगर मैं इस टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा बिटवीन प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। अब ये मेरा टेबल के अंदर जो FD है वो भी प्रिजर्व हो गई। मैं यहाँ से रोल नंबर पास करके यहाँ से स्टूडेंट के जितने भी फ़ोन नंबर्स होंगे वो मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। बेटा ये मेरी यहाँ पे क्या है, फॉरेन की है। प्यारे बच्चों याद रखें, जो आपकी फॉरेन की होती है उसकी वैल्यू में रिपीटेड, आप उसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट हो सकती है, लेकिन आपकी प्राइमरी की वैल्यू क्या होती है, नॉन रिपीटेड होती है, उसके अंदर रिपीटिंग नहीं होती। अभी देखिए इस वक्त, नाउ दिस टेबल इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहा हूँ वो आपको बड़ा मज़ा आएगा बात सुनने के बाद मेरी। यहाँ मैंने क्या कहा था कि ये वाली शक देखें जो लास्ट है कि R इज़ इक्वल टू जितनी भी डीकम्पोजिशन हो गया। अब गौर करें, अब आपके पास आपका ये टेबल, अब आपके पास आपका ये टेबल क्या था, इसको कहते हैं आपका R टेबल है, आपका मेन टेबल है, पेरेंट टेबल है। डिकम्पोज कर दिया किसमें, आपने इसको डिकम्पोज कर दिया R1 और ये आपका क्या हो गया बेटा R2। मीन्स कि यू डिफाइन द टेबल, डिकम्पोज टेबल वाइल फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन R1 एंड द R2। अब गौर करें, अब हमारे R1 में कितने एट्रीब्यूट थे, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब कि मेरे पास अब मेरे इस दोनों टेबल्स के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। गिनना स्टार्ट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। दिस इज़ द रिलेशनशिप। ये यहाँ पे रिड्यूडेंट इसलिए किया गया क्योंकि याद रखें बच्चे कि प्राइमरी की हमेशा वैल्यू होती है, फॉरेन की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बात भी इंश्योर हो गई कि अगर मैं आपके R1 और R2 का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास R मेरा रिटर्न आ जाता है। दैट्स वाई वी कॉल द 100% दैट इज़ योर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट
नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन की सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर मेरे लेक्चर्स नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, काइंडली उसको देखें। फिर आप देखेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना मज़ा आता है पढ़ने का। आप 100% जैसा मर्जी सिनेरियो आ जाए, अल्लाह के हुक्म से आप 100% इसको करेंगे। बेटा मेरे चैनल को वॉच करते रहें, शेयर करते रहें। देखें, मेरी इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को भी कंप्लीट देखना है, देन जाके आपको ये इंश्योर्ड होगा। बेटा याद रखें, नॉर्मलाइजेशन 2 और 3 BSc BCNF के बाद मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको ERD समझानी है, और ये सारा काम मैंने आप लोगों के लिए विद इन मंथ करना है। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मेरे चैनल्स की प्रमोशन करनी है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और व्यू करना है। हर वीडियो को कंप्लीट देखना आप लोगों ने। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।